Good morning, everyone. Good morning. Wave your hand. If you are listening me, please wave your hand. Yes, wave your hand. You are listening me now? Yes, beta. Good morning, everyone. Now you can see part 3. Part 3. Yes. Good morning, everyone. Good morning. Yes. आज हम जो है वो कल हमने पढ़ा था लिटरेचर बेटा। आज हम पढ़ रहे हैं लैंग्वेज में पहले हमने पढ़ा हिंदी भाषा यात्रा, देन हमने पढ़ा हिंदी भाषा यात्रा के बाद हमने पढ़ा जो नेक्स्ट पेज था हमने पढ़ा वर्ण। ठीक है, वर्ण पढ़ने के बाद हमने पढ़ा वर्ण के बाद हमने आज जो हमारा है कि हमने जो है ये पढ़ना है आज कि शब्द पर हम विचार करेंगे। आप जानते हैं कि शब्द जो होता है वो वर्ण, स्वर और व्यंजन के मेल से बनता है। ठीक है, स्वर और व्यंजन के मेल से जो है वो शब्द बनता है। इनके सार्थक वर्णों का मेल जो है वो शब्द है। सार्थक वर्णों का मेल जो है वो शब्द है। अब शब्द को हम ये देखते हैं कि बेटा जैसे आप सुनते हैं कि ये संज्ञा है, सर्वनाम है, तो आप जानते हैं कि एक शब्द है, लेकिन सार्थक वर्ण होना चाहिए तब वो शब्द बनेगा। ठीक है, हेलो, वॉइस इज नॉट कमिंग, व्हाई दिस इज हैपनिंग? Yes, now voice is coming. Voice is coming, everyone. Yes, wave your hand. Yes, wave your hand. Yes. आज हम पढ़ रहे हैं शब्द विचार, यानी कि सार्थक वर्णों का मेल शब्द कहलाता है। सार्थक वर्णों का मेल, इसमें क्या होता है कि जैसे आपका कोई नाम है तो उसमें बेटा आपके नाम में वर्ण तो है ना, लेकिन वो सार्थक है, तभी तो एक सार्थक शब्द बना। इनके स्वर और व्यंजन के मेल से, स्वर और व्यंजन के मेल से, स्वर और व्यंजन के मेल से जो सही वर्णों के मेल से, स्वर और व्यंजन का सही मेल होने से एक शब्द का निर्माण होता है। बेटा आप लोग अपना कैमरा ऑन कर लीजिए, कैमरा ऑन करिए, कैमरा ऑन करिए और ये देखिए बोर्ड सब विजिबल है। आज हम पढ़ रहे हैं शब्द विचार, यानी कि सार्थक वर्णों का मेल शब्द कहलाता है। अब बात आती है कि हम शब्दों का वर्गीकरण कितने आधार पर करेंगे, हम कैसे कहेंगे कि किसके आधार पर कैसे होता है। जैसे शब्द विचार है, शब्दों का वर्गीकरण कर दिया हमने, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, अर्थ के आधार पर और व्याकरणिक प्रकार्य के आधार पर। ठीक है,
व्याकरणिक प्रकार्य के आधार पर जब हम इनको करते हैं तो हम ये देखते हैं कि जो इधर वाले शब्द रचना के आधार पर रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, विदेशज और शंकर, अभी हमने इसको 4 तरफ से किया है। हमने, अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है बेटा, कोई परेशानी हो रही है, तो हम आपको वीडियो भी सेंड कर देंगे। मेरी वॉइस सो लो आ रही है? ओके, और थोड़ा ज़ोर से बोलने की कोशिश करती हूँ। ओके बेटा, यस। अभी हमने पढ़ा रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, विदेशज और शंकर। ये वाले जो शब्द है बेटे, रचना और उत्पत्ति वाले एक ही प्लेस पर कर दिए हमने, स्रोत के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर और रचना के आधार पर। अभी हम ये देखेंगे कि रूढ़ शब्द कौन से होते हैं। ये तो आपको पता है, आपका नाम है, आपके नाम में वर्ण है, वर्ण स्वर भी हैं और स्वर व्यंजन भी हैं। ठीक है, स्वर भी हैं और व्यंजन भी हैं। तो स्वर और व्यंजन के मेल से आपका नाम बना। जितने भी दुनिया में शब्द हैं सब स्वर और व्यंजन के मेल से बने हैं। अब बात आती है रूढ़ शब्द कौन से होते हैं। बेटे, ये वो शब्द होते हैं यदि हम उनके टुकड़े कर दें, यदि हम टुकड़े कर दें, यदि हम शब्दों के किसी एक शब्द लिया हमने घर, ठीक है, घर के यदि हमने टुकड़े कर दिए तो घ अलग हो गया, रे अलग हो गया। तो घ और रे के अलग अलग होने से बेटा, ना तो उधर मतलब कोई शब्द घ का भी कोई मीनिंग नहीं और रे का भी कोई, होता अपने आप में एक वर्ण हो गया। तो ये एक रूढ़ वो शब्द होते हैं जिनके टुकड़े करने पर, अलग अलग करने पर उनका कोई मीनिंग नहीं रहता। अब बात आती है योग रूढ़ की। योग रूढ़ वाले शब्द, जो योग रूढ़ वाले शब्द हैं वो क्या होते हैं, वो 2 शब्दों के मेल से बनते हैं, उनका अलग अलग का भी अर्थ है। जैसे विद्यालय, ठीक है, विद्या प्लस आलय, विद्या का भी एक मीनिंग है, आलय मैंने घर, घर का भी एक मीनिंग है। ठीक है स्टूडेंट, व्हाई आर यू सेइंग वॉइस इज नॉट कमिंग? आई थिंक वॉइस इज कमिंग। वॉइस इज कमिंग बेटा। just let me check. बेटा वॉइस इज कमिंग, वॉइस मेरी ऑन है। आप अपना, कुछ बच्चों ने वीडियो ऑन नहीं करा बेटा, प्लीज़ अपना वीडियो ऑन करिए, अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। यस, अब बात आती है योग रूढ़ शब्दों की। ये वो शब्द होते हैं जो 2 शब्दों के मेल से बने होते हैं। जैसे विद्यालय, जैसे पाठशाला, पाठ का भी अर्थ है, शाला का भी अर्थ है। इसमें 2 शब्दों के मेल से जो बनते हैं उनका मीनिंग होता है अलग अलग। अब विदेशज, यानी कि जो विदेश से आए हुए, विदेश मैंने विदेश, जहाँ मैंने जन्मे, ठीक है, तो जहाँ मैंने जन्मे, विदेश यानी कि विदेशी शब्द, विदेश से आए हुए शब्द। जैसे डॉक्टर विदेश से आया हुआ शब्द है। वैसे तो डॉक्टर का क्या होता है, हम डॉक्टर को क्या कहते हैं, चिकित्सक, लेकिन क्योंकि हिंदी का चिकित्सक है हम लोग, लेकिन इसे डॉक्टर ही यूज़ करते हैं। तो कुछ शब्द ऐसे हैं बेटा जो विदेश से आए हुए हैं, इसलिए उनको विदेशज कहते हैं। ये हो रहा है कि जो शब्द हम पाठ पढ़ रहे हैं उस पाठ में क्या चीज़ जो है वो हमने कहाँ से अडॉप्ट की है, यानी कि जो शब्द हैं वो हमने कहाँ कहाँ से लिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब आई बात संकर शब्द की। संकर शब्द ऐसे शब्द हैं जिसमें एक शब्द कोई उर्दू का है, कोई हिंदी का है, कोई फारसी का है तो कोई अंग्रेज़ी का है। ऐसे 2 शब्द हैं। जैसे रेलगाड़ी, ठीक है, गाड़ी हिंदी का शब्द है, रेल उर्दू का शब्द है, तो रेलगाड़ी हो गया। ठीक है, रेल अंग्रेज़ी का शब्द है। तो इस तरह से 2 भाषाओं के मेल से जो शब्द बने वो संकर शब्द कहलाए, यानी कि 2 भाषाओं के मेल से बना ये शब्द। 2 भाषाओं के मेल से जो शब्द बना वो क्या कहलाया, संकर शब्द।
जो हमारे विदेश की भाषा से कोई शब्द आया वो विदेशज शब्द, जो हमने अपनी भाषा से लिया वो देशज शब्द। इधर देशज और विदेशज, ठीक है, देश से अपनी ही बोली से लिया गया शब्द, जैसे झाड़ू, पोछा, ये हमने अपनी ही भाषा से लिया। बेटे वीडियो बन रही है, टेंशन मत लेना, मैं वीडियो सेंड कर दूँ, ओके। हो सकता है नेट का कोई प्रॉब्लम हो आपके यहाँ, मेरे यहाँ से वॉइस इज़ गोइंग ऑन, बिल्कुल सही आवाज़ जा रही है, ठीक है। वॉइस को आप क्या नेट की प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए थोड़ा टेंशन मत लें, अभी वॉइस क्लियर हो जाएगी। अब हम बात कर रहे हैं तत्सम। ये संस्कृत के शब्द हैं, एज इट इज़ यूज़ किए जाते हैं संस्कृत में। जैसे संस्कृत के शब्द होते हैं प्रातः, इस तरह के शब्द, इनमें विसर्ग लगते हैं, ठीक है। अब है तद्भव शब्द, इनका रूप बदल जाता है। यस मैम, मैम इधर से तो सब ऑन कर रखा है मैंने, मैं तो होस्ट हूँ, मैंने तो सब ऑन करा है। मैम आपको भी नहीं आ रही मेरी वॉइस? यस मैम, आ रही है? यस मैम, ठीक, ओके ओके, यस, नाउ माय वॉइस इज कमिंग टू यू। यस बेटा, आज हम शब्द विचार पढ़ रहे हैं कि शब्दों पर का वर्गीकरण यदि हम करें, अगर हम शब्दों का वर्गीकरण करें तो हम 4 आधार पे शब्दों का वर्गीकरण करते हैं। ये तो आपको पता ही है कि जो शब्द हैं वो उत्पत्ति भी हुई, शब्दों की उत्पत्ति भी हो रही है और उनकी रचना बनावट भी हो रही है, और वो कहाँ से लिए गए ये तो आपको पता है कि जो तत्सम शब्द हैं वो संस्कृत के होते हैं, जो तद्भव शब्द होते हैं वो उनका रूप बदल जाता है, और इसी तरह से हम देखते जाएंगे, ठीक है। कि अब जैसे मैंने बोला तत्सम संस्कृत के, तद्भव उनका रूप बदला हुआ है, देशज वो अपने ही देश की बोली से लिए गए शब्द हैं, जैसे झाड़ू, पोछा, बर्तन, इस तरह के शब्द ये हमारी अपनी ही बोली में लोग यूज़ करते थे, फिर इसको हिंदी ने अडॉप्ट कर लिया। और पर्यायवाची आप जानते हैं, एक शब्द के जब समान कई सारे अर्थ होते हैं तो वो पर्यायवाची शब्द होते हैं, ओके। अब हो विपरीत, यानी कि विलोम शब्द, जब जैसे अच्छा, बुरा, ये उल्टे होते हैं, विपरीतार्थक यानी कि उल्टा अर्थ रखने वाले शब्द, ठीक है। अब है वाक्यांश के लिए एक शब्द, ये इसमें वाक्य नहीं होता, इसमें होता है वाक्यांश, यानी कि वाक्य का एक अंश। जैसे वाक्य का कोई भी एक छोटा सा वाक्य का एक टुकड़ा होता है, जैसे ईश्वर में विश्वास रखने वाला, एकदम आप समझ जाएंगे कि मैम आस्तिक की बात कर रहे हैं, ठीक है। ईश्वर में विश्वास रखने वाला आस्तिक, ठीक है, ईश्वर में विश्वास रखने वाला आस्तिक, और ईश्वर में विश्वास ना रखने वाला नास्तिक। तो ये हुए हमारे वाक्यांश के लिए। बेटा कुछ बच्चे लेट कर पढ़ रहे हैं, प्लीज़ अपना पोस्चर जो है, सिटिंग पोस्चर शुड बी करेक्ट, ओके, तभी आपको सही से समझ आएगा। पढ़ाई का टाइम पढ़ाई को दीजिए, ठीक है। अभी आपको ये बता दिया मैंने, रचना, उत्पत्ति यानी कि स्रोत, यानी वो शब्द कैसे आए, उनकी बनावट कैसे हुई, और उन्होंने कैसे कैसे शब्दों ने अपने आप को किया। बेटा स्क्रीन पे कुछ भी मत करिए प्लीज़। हार्दिक की स्क्रीन पे जो वर्ड्स आ रहे हैं, हार्दिक आपको कल से मैं बिल्कुल हटा दूंगी क्लास से, ओके। तो ये हुआ रचना के आधार पर। फिर आए आपके प्रयोग के आधार पर सामान्य शब्द, जो हमने सामान्य बोलचाल से लिए, और तकनीकी, जो हमने कुछ टेक्नीशियन वर्ड्स जो थे हमारे, जैसे तकनीकी शब्द भी हमारा टेक्नीशियन है, और कुछ शब्द ऐसे हुए जो हमने ज्ञान के आधार पर ले लिए, किसी पंडित ने या किसी शास्त्र से, किसी वेद से कुछ शब्दों को ले लिया गया। और अर्ध तकनीकी आधे हमारे तकनीकी ज्ञान के हो गए और आधे हमारे इधर उधर के हो गए। यानी कि भाषा में जो शब्द बनते चले गए उनकी संस्कृत से तो उत्पत्ति हुई ही है, लेकिन हमने दूसरी भाषाओं से भी उनको ले लिया है। तो इसी तरह से इस पाठ में ये बताया गया है कि शब्दों का वर्गीकरण प्रयोग के आधार पर, अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर, बनावट के आधार पर, यदि हम उनके टुकड़े कर दें तो उनका क्या अर्थ रह जाता है, तो वो रूढ़ शब्द हो जाता है। जब दो शब्द मिल जाते हैं, जैसे विद्यालय, विद्या का भी अर्थ है, आलय का भी अर्थ है, तो ये योग रूढ़ हो जाता है। जब हम बोलते हैं
यौगिक शब्द, दो शब्दों का योग करने से यौगिक बनता है, दो शब्दों के योग से योग रूढ़ भी बनता है, लेकिन उसका एक अलग अर्थ होता है। जैसे पंकज, पंक कीचड़, जमने जन्मा, कीचड़ से जन्मा, अर्थात उसका हमें अलग एक अर्थ विशेष मिलेगा, तो वो हो जाएगा योग रूढ़। ये आपको मैंने तीनों बता दिए, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। यानी कि वो शब्द जिसके खंडित होने पर, जिसके टुकड़े करने पर उस शब्द का कोई अर्थ नहीं था। जैसे घर है, घे का कोई मीनिंग नहीं रहेगा, रह का कोई मीनिंग, वो एक वर्ण रह जाएगा, उसका अलग अलग अर्थ। यौगिक में दो शब्दों का मेल है, दोनों का अलग अलग अर्थ है। योग रूढ़ में दो शब्दों का मेल है, लेकिन उसका तीसरा जो अर्थ निकलता है वो विशेष निकल जाता है। ठीक है। अब विदेशज जो हमने विदेशी भाषा से लिए, देशज जो हमने अपनी बोलचाल से लिए, और संकर शब्द है दो भाषाओं से लिए। ठीक है। संकर शब्द में क्या होता है, संकर शब्द में दो भाषाओं के शब्द लिए जाते हैं। जैसे रेलगाड़ी, डाकघर, एक शब्द जो है उर्दू का है, एक हिंदी का है, तो इस तरह से दो भाषाओं के शब्द। आई थिंक ये चीज़ आपकी बिल्कुल क्लियर हो गई। अब बात आती है यहाँ पर, ये मैंने आपको बता दिया, तत्सम संस्कृत के शब्द हैं, तद्भव उनका रूप बदल के हिंदी शब्द हैं, देशज देश के शब्द हैं, प्रायवाची एक ही शब्द के अनेक जब समानार्थी अर्थ होते हैं तो प्रायवाची होते हैं, उसी के जैसे अर्थ होते हैं। ठीक है बेटा। फिर है विपरीतार्थक शब्द, और फिर है वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो बात कर रहे हैं हम अब प्रयोग के आधार पर सामान्य शब्द जो हमने सामान्य बोलचाल से ले लिए, तकनीकी जो हमने अपने टेक्नीशियन से, कुछ चीज़ें हमने अपने तकनीक से ले ली, कुछ अर्ध तकनीकी हैं, थोड़े तकनीकी हैं, थोड़े देशी विदेशी मिलाकर ऐसे हो गए। तो यानी कि ये बताया गया है कि शब्द जो है वो भाषा में कहाँ कहाँ से अडॉप्ट किए गए, कहाँ कहाँ से लिए गए। और ये तो आप जानते ही हैं कि ये तो आप रट लेते हैं कि प्रायवाची है, लेकिन आपको ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि इस एक शब्द के अनेक समान अर्थ वाले शब्द हैं, तो इसलिए अनेकार्थी। ऐसे एकार्थी, अनेकार्थी, अनेकार्थी, एकार्थी और समरूपी भिन्नार्थक। एकार्थी एक ही शब्द के अनेक अर्थ, एक ही शब्द के दो अर्थ वाले भी होते हैं, तीन वाले भी होते हैं। अनेकार्थी में अनेक अर्थ होते हैं। और समरूप भिन्नार्थक थोड़ा सा बदला हुआ होता है। जैसे अभी कोई आपसे कहे कि मुद्रा, मुद्रा एक शब्द है, मुद्रा भाव की मुद्रा भी होती है, मुद्रा मनी भी होता है, तो है तो सेम हो गए, लेकिन उनका अर्थ भिन्न हो गया, इसलिए इसको समभिन्नार्थक भी बोलते हैं, और समभिन्नार्थक और समरूपी भिन्नार्थक भी बोलते हैं। यानी कि जैसे मुद्रा है, मुद्रा पैसा भी होता है, और मुद्रा जो होता है भाव मुद्रा भी होती है, चेहरे का हाव भाव। यानी कि शब्द वही था, लेकिन उसके दो अर्थ अलग अलग हो गए। फाइन बेटा। अब है व्याकरणिक प्राकार, ये आपके लिए मेन है, ये जो है आपका, ये आपके लिए मेन है। ये तो आप रट लेते हैं, ये सब तो आप रटते हैं, ये तो आप क्लास में भी रटते रहते हैं, ये सब तो रटने का है आपको, तो रट लेते हैं। लेकिन ये पता होना चाहिए कि प्रायवाची किसे कहते हैं, और ये किसे कहते हैं, और वाक्यांश किसे कहते हैं। वाक्यांश क्या होता है, वाक्य का एक छोटा टुकड़ा होता है, उसमें वाक्य कंप्लीट नहीं होता, जैसे फ्रेज होती है इंग्लिश में। तो अब है विकारी और अविकारी। विकारी और अविकारी भी क्या फर्क है, इसके नाम से ही पता लग रहा है। विकारी माने जिसमें विकार उत्पन्न हो, जिसको चेंज कर सके हम, जिसका रूप बदल जाए, है ना। और अविकारी में क्या होता है, उसका रूप नहीं बदलता। अब आप कहेंगे किसका रूप बदलता है, संज्ञा का रूप बदलता है, संज्ञा के बदले सर्वनाम हो जाता है, उसका रूप तो बदला ना, रहे तो आप ही, आपका नाम संज्ञा है, आपकी जगह में मैं बोल देती हूँ यह है, तो इसका मतलब संज्ञा का रूप बदला, तो इसका मतलब संज्ञा क्या हुआ, विकारी शब्द। सर्वनाम का रूप बदला, उसकी जगह पे संज्ञा कर दिया, तो सर्वनाम क्या हुआ, विकारी रूप। विशेषण भी विकारी है, और क्रिया भी विकारी है। खरीदा, खरीदी, मैंने पुस्तक खरीदी और मैंने सामान खरीदा, तो खरीदा का जो क्रिया शब्द था उसका तो रूप बदला। जिन शब्दों का लिंग वचन के अनुसार, लिंग वचन और काल के अनुसार, काल बदला ना, खरीदा, खरीदेंगे, तो ये काल बदल गया। इनके अनुसार जिन शब्दों में परिवर्तन होता है वो विकारी होते हैं, और जिनमें परिवर्तन नहीं होता वो अविकारी होते हैं। इतनी बात आपको समझ आ रही है। जिनमें परिवर्तन होता है वो विकारी होते हैं, जिनमें परिवर्तन नहीं होता वो अविकारी होते हैं। अब जिनमें परिवर्तन नहीं होता वो अविकारी होते हैं, ये तो आपको मैंने बता दिया। अब मैं आपको ये बता दूं कि जो अविकारी हैं, ये आपने पढ़े भी होंगे बहुत सारे
ये जो क्रिया विशेषण और संबंध बोधक, विस्मय आदि बोधक, ये सारे अविकारी होते हैं। आपको पता है, जैसे मैं कहूँ कृपया धीरे धीरे चलिए, तो धीरे धीरे नहीं बदलेगा। मैं बोलूँ राम धीरे धीरे चलो, तुम धीरे 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 वहीं का वहीं रहा, वो नहीं बदला। ठीक है बेटा, धीरे धीरे वहीं का वहीं रहा, धीरे धीरे नहीं बदला। तो ऐसे जो शब्द जो नहीं बदलते, वो लिंग वचन काल के अनुसार नहीं बदलते, तो वो क्या हो गए? लिंग वचन काल के अनुसार नहीं बदले तो वो क्या हो गए? अविकर्ण। ठीक है। अंश वर्मा, स्क्रीन पर कुछ भी मत बनाइए, आपको नेक्स्ट कोई भी क्लास नहीं मिलेगी। ओके। अंश वर्मा, स्क्रीन पर कुछ मत बनाइएगा। अगर आपको लग रहा है पढ़ना नहीं है तो आप लीव कर सकते हैं क्लास। तो क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, योजक, विस्मय आदि बोधक। जैसे अरे तुम क्या कर रहे हो, तो अरे जो शब्द है वो तो नहीं बदला ना, जो अरे शब्द है वो तो नहीं बदला। ठीक है। तो अभी जो कुछ बच्चे स्क्रीन, प्लीज़ बेटा अगर आपको नहीं पढ़ना तो आप लीव कर सकते हैं क्लास। नेक्स्ट टाइम में तो हम आपको रिमूव कर देंगे, आप दूसरे बच्चों को डिस्टर्ब मत करिए प्लीज़ बेटा। बी ए स्टूडेंट ऑफ MCPS। घर रहने का अर्थ ये नहीं होता बेटा कि आप मैनर्स भूल जाएं। ठीक है, आप घर हैं बट आप इस समय अपने टीचर को सुन रहे हैं। तो ये जो नहीं बदले वो अविकारी शब्द हैं, जैसे क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, विस्मय आदि बोधक, ये सारे क्रिया विशेषण हैं। ठीक है। और जो बदल गए संज्ञा, सर्वनाम, ये काल वचन के अनुसार बदलते हैं, ये काल वचन के अनुसार नहीं बदलते। होप कि आपको पता लग गया होगा कि ये जो हम सब आपको देते हैं याद करने के लिए, एग्जाम में आता है, इसके 2 पर्यायवाची लिखिए, इसके 2 समानार्थी लिखिए, इसके समरूपी भिन्नार्थक लिखिए, और बताइए कि शब्दों का वर्गीकरण कितने आधार पर होता है। तो आपको पता लग गया कि शब्दों का वर्गीकरण 4 प्रकार से होता है। 4 प्रकार से, यानी कि हमारे रूढ़, यौगिक, ये तो सब रचना के आधार पर हुए। ठीक है। फिर इनको प्रयोग के आधार पर, अनेकार्थी, एकार्थी, ये सारे आपके प्रयोग के आधार पर हो गए। और मेन आपका व्याकरणिक आधार है विकारी और अविकारी। अब बात आती है तत्सम शब्द और तद्भव शब्द। जो मैं आपको बता रही थी, तत्सम और तद्भव जो है बेटा, वो तत्सम संस्कृत के शब्द हैं, तद्भव उनका हिंदी रूप है। ठीक है। तत्सम और तद्भव का आपको पता लग गया। जैसे अंधकार है, अंधकार आपको वर्ड से ही पता लग रहा होगा कि अंधकार जो शब्द है वो संस्कृत का शब्द है, लेकिन हमने जब इसको तद्भव के रूप में बोलना है तो हमने बोलना है अंधेरा। ठीक है। हमने क्या बोलना है इसको? अंधेरा। अम्बा, अम्बा हमारा संस्कृत शब्द है, लेकिन हम जब इसको बोलेंगे तो हम बोलेंगे अम्मा। अम्मा हमारा हिंदी शब्द हुआ तद्भव, लेकिन जब हम इसको संस्कृत में बोलेंगे तत्सम में तो हम बोलेंगे अम्बा। अम्बा मैंने माँ, यानी कि हमारी जननी। तो आपने ये वर्गीकरण ध्यान से सुन लिया। मैं आपको फिर से रिमाइंडर दे रही हूँ कि सुनिए, फिर से सुन लीजिए, फिर से देख लीजिए कि शब्द विचार, शब्दों पर हम विचार कर रहे हैं। शब्द क्या होता है? आपका नाम भी एक शब्द है, तो शब्द क्या हुआ? शब्द हुआ स्वर और व्यंजन का मेल। लेकिन यहाँ सार्थक वर्ण होना बहुत ज़रूरी है। सार्थक वर्णों का मेल, सार्थक स्वर और व्यंजन का मेल एक शब्द का निर्माण करता है। ठीक है। अब इसकी उत्पत्ति और इसकी रचना किस किस आधार पर हुई, इनका स्रोत क्या है, ये किस तरह से हमारे भाषा ने अडॉप्ट किए, किस तरह से हमारी भाषा ने इनको लिया, इनको ग्रहण किया। ठीक है। तो अब बात आई कि इनके आधार कितने आधार पर हुए, प्रयोग के आधार पर हुए, व्याकरणिक प्राकार्य, व्याकरणिक में जो हम प्रयोग कर रहे हैं उनके आधार पर हुए, अर्थ के आधार पर हुए। तो ये सारे हमने पढ़ लिए। हम जब आपको बेटा PDF सेंड करेंगे कि जिसमें आपको नोट्स होंगे, जिसमें आपको याद करना होगा, जिसमें आपको कुछ क्वेश्चन होंगे, जिसमें मान लीजिए पहला क्वेश्चन आप अपने माइंड को क्लिक करिएगा, जो अभी मैंने बताया था रूढ़ शब्द क्या होते हैं। ये क्वेश्चन होगा रूढ़ शब्द क्या होते हैं।
तो आपको एकदम आ जाना चाहिए कि रूढ़ शब्द एक वह शब्द है जिसके अगर यदि हम उसे विखंडित कर दें, यदि उसको खंडित कर दें, उसको तोड़ दें, खंडित करना, विखंडित करना, तोड़ना, यदि हम उसको तोड़ दें तो उसका अलग अलग कोई अर्थ नहीं होता। जैसे घर, जैसे पल, ये दो वर्णों के मेल से बना था, हमने अलग अलग कर दिया, इसका कोई अर्थ नहीं रहा। यौगिक में हमने दो शब्दों का जोड़ा, यौगिक मैंने योग करना, यौगिक से पहचान देगी आपको, दो शब्दों का योग करना, ठीक है, योग कर दिया। जैसे पाठशाला, विद्यालय और भी रसोई घर, डाकखाना, इसमें हमने दो दो वर्णों का मेल लिया, दो दो शब्दों का मेल लिया। लेकिन यदि हम उसे विखंडित कर रहे हैं तो पहले वाले का भी अर्थ है, बाद वाले का भी अर्थ है। डाक का भी अर्थ है, घर का भी अर्थ है, रसोई का भी अर्थ है, घर का भी अर्थ है, पाठ का भी अर्थ है, शाला का भी अर्थ है, ठीक है। इस तरह से विद्या का भी अर्थ है, आलय का भी अर्थ है, विद्यालय। यानी कि दो शब्दों का जो समन्वय है वो रूढ़ कहलाता है, और उसके अलग अलग करने पर यौगिक कहलाता है, उसके अलग अलग करने पर उसका अर्थ होता है। योग रूढ़ में भी यही है, दो शब्दों का मेल होता है लेकिन उसका तीसरा अर्थ निकलता है विशेष, उसका एक विशेष अर्थ। जैसे बहुब्रीहि समास यदि आपने पढ़ा होगा, उसका भी एक विशेष अर्थ होता है, वो भी ऐसे होता है। जैसे पंकज, पंक मैंने कीचड़, जा मैंने जन्मा, ठीक है। जैसे नीलकंठ, तो इसमें क्या होता है, तीसरा विशेष अर्थ निकल के आता है, अर्थात कमल, कीचड़ में जन्मा अर्थात कमल। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई, ये आपको पता ही है। तत्सम तद्भव देशज प्रायवाची, अनेक अर्थ वाले, एक ही शब्द के जब अनेक अर्थ होते हैं, विपरीत अर्थक उल्टे शब्द होते हैं, विलोम शब्द होते हैं। इसमें एक ही शब्द के, जैसे गंगा को जाह्नवी भी कहते हैं, मंदाकिनी भी कहते हैं, तो इसमें एक ही शब्द के कई सारे समान अर्थ होते हैं, इसमें उल्टे होते हैं। और ये वाक्यांश के लिए एक छोटा सा वाक्य होता है, वाक्य का एक टुकड़ा होता है कहना चाहिए, उसका एक होता है, जैसे ईश्वर में विश्वास रखने वाला आस्तिक, पढ़ने वाला विद्यार्थी, पाठ पढ़ने वाला पठार्थी, पठन करने वाला पठार्थी, ठीक है। अब ये प्रयोग के आधार पर ये हमारे सामान्य बोलचाल से लिए गए हैं, ये हमारे तकनीकी ज्ञान से लिए गए हैं, ये हमारे अर्ध तकनीकी हैं, कुछ हमने तकनीक से लिए, ये हमारी वेदों की भाषा से लिए गए शब्द हैं। जो टेक्नीशियन है, किसी शास्त्र से, किसी वेद से, किसी विद्या से, किसी पंडित से, ऐसे होंगे शब्द। अब है, ये मैंने आपको संकर शब्द का थोड़ा सा बताया था आपको पहले भी, कि दो भाषाओं के लिए वे शब्द हैं, कोई उर्दू का, कोई हिंदी का, कोई फारसी का, कोई अंग्रेज़ी का। जैसे रेलगाड़ी तो अंग्रेज़ी का शब्द है, हिंदी का शब्द, इसमें दो दो भाषाओं के मेल वाले शब्द, ठीक है। होप्स हो कि आपको ये पूरा जो यहाँ पे बोर्ड पर लिखा है, ये पूरा आपको समझ आ गया होगा। फिर भी हम आपको एक वीडियो सेंड करेंगे, यदि आपको लग रहा है कि कोई भी चीज़ आपको समझ नहीं आई तो प्लीज़ पैनिक मत होइएगा। किसी तरह का कोई भी ऐसी लैंग्वेज या कोई भी ऐसा वर्ड एक दूसरे के लिए यूज़ करना और बीच में ये मैसेजेस करना, दिस इज़ नॉट गुड, यही कह सकते हैं। अभी हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे मैंने एक लिखा है बेटा, जल बैंक। ये आपका लिटरेचर का पार्ट है, चल 4 पार्ट है आपका लिटरेचर का। आप पढ़ चुके हैं देश चैप्टर, आप पढ़ चुके हैं प्यार की नींव चैप्टर, आपने कल जो चैप्टर पढ़ा उसका नाम याद करिए, उस पाठ का नाम क्या था? कल जो हम पढ़े सुनेली का कुआं। यानी कि 3 पाठ आप पढ़ चुके हैं, तीनों के आप कुछ बच्चों के मैसेजेस आए कि मैडम सारांश इतना बड़ा क्यों लिखा। बेटे जब अब आपको आदत पड़ गई, 8-10 लाइन का हुआ सारांश और बात ख़त्म हो गई। नहीं बेटा, जब 8-9 पेज का रीडिंग है, 8-9 पेजेस की रीडिंग है, नाउ यू आर इन 7th क्लास, तो क्या सारांश 1 पेज का नहीं होना चाहिए? उसको कितना छोटा करें? अगर उसको ज़्यादा छोटा किया तो उसके जो मेन हम जो कहना चाह रहे हैं, मेन बातें छूटे नहीं। अगर आपको लगता है 1-2 लाइन कम कर सकते हैं तो आप कम कर लें, कोई बात नहीं, लेकिन बेटा लाइन नहीं छूटनी चाहिए कि मेन जो लाइन है कि उसने क्या क्या एफर्ट्स किए, कैसे कैसे उसने अपने गांव के लिए एक मिसाल बनाया अपने आप को, उसने कैसे कुएं को एक सोचा और दृढ़ संकल्प के साथ, अपने परिश्रम के साथ, उसने अपने कर्तव्य निष्ठा के साथ उस कार्य को किया। तो यहाँ आज हम पढ़ाने वाले थे आपको जल बैंक। तो मेरे पास एक वीडियो है, तो मैं आपको शेयर कर दूँगी जब आपका ये रिटन वर्क हो जाए, क्योंकि अगला जो नेक्स्ट टर्न जो आपका जो भी होगा, नेक्स्ट टर्न पर आपको जो वीडियो, नेक्स्ट टर्न से पहले मैं परमिशन ले लूँ पहले मैम से, फिर आपको सेंड कर दूँगी। जल बैंक स्टोरी है इसमें, और एक बहुत ही मैंने भी रात को सुनी है,
बहुत अच्छी स्टोरी है, क्योंकि आपके पास बुक नहीं है। जब आप वो स्टोरी सुनेंगे, वीडियो देखेंगे, तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है। इसमें एक बैंक का जो लेखक है, वो समझ लीजिए एक आदमी है, वो बैंक में काम करता है और पानी लेने सरकारी नल पर नगर नगर निगम के जो नलकूप होते हैं ना, नलके, वो कहीं कहीं दूरी पर, आप लोगों को तो पानी की जो है ऐसी कोई कभी दिक्कत नहीं आई, इसलिए आपको नहीं पता। कल्पना कीजिए कि कोई आदमी है और उसके गांव में पानी लेने के लिए एक नगर निगम का नल है, वहाँ पर सब लोग पानी लेने जाते हैं। तो जब पानी लेने जाते हैं तो लेखक जो है वो सपने में जागते ही सपने देखने लगता है कि ऐसा कोई बैंक हो जहाँ पानी को जमा कर दिया जाए। 5,000 लीटर का एक टैंक हो बैंक के पास, और वो बैंक में हम जो जितना यूज़ करें, जो बचा हुआ पानी है वो सावधि जमा योजना में जमा करें, तो हमें इतना ब्याज पानी, साथ में इतनी बाल्टी पानी मिल जाएगा। और अगर हम ऐसा करें तो, और हमें इतना, और यदि हम ऋण भी लेना चाहें, पानी का ऋण, बात हो रही है पानी की, यदि हम पानी का ऋण भी लेना चाहें तो हम कैसे ऋण लेंगे? हम अपना मकान गिरवी रखेंगे। लेखक को कल्पना हो रही है, ऐसे ऐसे वो कल्पना कर रहा है, लेकिन आप जब स्टोरी सुनेंगे आपको शुरू से नहीं लगेगा कल्पना, वो तो एकदम स्टोरी शुरू हो जाती है कि ऐसा ऐसा होगा। तो लोगों को यदि अपनी बेटी को कुछ देना होगा और दामाद को पानी देना होगा, तो वो क्या करेंगे? एटीएम में जाएंगे, एटीएम के नल से वहाँ पानी लाएंगे, तो इतना पानी लेंगे तो कितना उनका ब्याज लगेगा। तो चैप्टर फनी भी कह सकते हैं, और एक अच्छी कल्पना भी कह सकते हैं कि जब कोई कल्पना करता है तो वो किस हद तक कल्पना कर जाता है। वो कल्पना में इतना खो गया, उसको लगा कि ऐसा हो सकता है कि जो ये पानी, और उसको देखो वो अपनी कल्पना से कब जागा, उसको लगा यदि हम 10 बाल्टी जमा करते हैं पानी की, तो 1 साल के बाद हमें सावधि जमा जो एक खाता होता है, तो उसमें हमें 12 बाल्टी, यानी कि 2 बाल्टी एक्स्ट्रा, हमें साल में हमें 10 की जगह पे कितना पानी मिलेगा? 12 बाल्टी पानी मिल जाएगा। तो यानी कि 2 बाल्टी एक्स्ट्रा जो ब्याज मिलेगा, यानी कि जमा करने पर जितना पानी हम और ये भी बताता है कि कुछ लोग इतना झूठ के आदी हो जाते हैं कि वो पानी को खर्च कर चुके हैं, सब कुछ कर चुके हैं, और आके बाहर कहते हैं अरे घर में तो बिल्कुल पानी नहीं है, पीने के लिए एक बूंद भी नहीं है। और कुछ ऐसे झूठे होते हैं जो कहते हैं कि हमने तो कपड़े भी धो लिए, मशीन में भी पानी यूज़ कर लिया। तो उसमें पूरे बहुत सुंदर